कहानी की शुरुआत में हनफे नाम की लड़की कह रही थी कि जब मैं 18 साल की थी तब वो मेरी ज़िंदगी में आया था। उसने मुझसे पूछा था कि क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी। वो लड़का हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता था। मुझे उसकी काफ़ी परवाह थी क्योंकि मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। वो मेरी बेकार ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह आया, लेकिन एक दिन मुझे बचाते बचाते उसका कार एक्सीडेंट हो गया। फिर हमें कहानी 10 सालों के बाद की दिखाई जाती है। हानफे 28 साल की थी एंड अब तो वो एक डॉक्टर बन गई थी, लेकिन वो आज भी उस लड़के को नहीं भूल पाई थी। वो सोचती है कि मुझे तुम्हारी वजह से पैरल वर्ल्ड जैसी चीजों में भी यकीन होने लगा है। काश की दुनिया में सच में ऐसा कुछ होता एंड दूसरी दुनिया में मैं तुमसे मिल पाती। हानफे ईआर पेशेंट को देखकर बस रिलैक्स ही हो रही थी तो उसकी कलीग उसे कहती है कि तुम कब तक उस सिन्हाव का वेट करने वाली हो। वो पिछले 10 सालों से कोमा में है, वो नहीं उठने वाला है। तुम्हें उसे छोड़कर किसी दूसरे लड़के को डेट करना चाहिए। लेकिन हानफे अपनी कलीग की बात को इग्नोर करते हुए सिन्हाव को देखने के लिए जाती है। उस लड़के का नाम सिन्हाव था एंड यही कहानी का मेन लीड है। 10 साल पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें सिन्हाव बच तो गया था, लेकिन वो कोमा में चला गया था। अभी हानफे उसकी केयर कर रही थी। वो कहती है कि चीताऊ जल्दी ही शादी करने वाली है, जल्दी से तुम उठ जाओ ताकि हम दोनों उसकी शादी में जा सके। उसके बाद हानफे घर आती है तो वहाँ पर चीताऊ उसका इंतजार कर रही थी। वो दोनों शादी के बारे में बातें कर रही थी। तभी ही वहाँ पर वैन जो कि मालदीव से वापस आ जाती है। वैन और चीताऊ दोनों ही हानफे की बेस्ट फ्रेंड है। वैन की नजर जैसे ही गेस्ट लिस्ट पर जाती है तो उसका मुंह तुरंत उतर जाता है क्योंकि उसमें किसी लड़के लिन का नाम लिखा था। लिन और वैन दोनों ही इस कहानी के दूसरे कपल है। आगे चीताऊ की शादी हो जाती है, लेकिन सिन्हाव उठता नहीं। इस शादी में वैन लिन को देखती है एंड ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हानफे अपने डैड के रेस्टोरेंट में गई थी। आज के दिन मीटियर शावर होने वाला था। जब डैड हानफे का उतरा हुआ चेहरा देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली में उसके डैड को भी ये बात पता थी कि हानफे अभी तक सिन्हाव को नहीं भूल पाई है। डैड उसे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी। वो भी काफी ज्यादा दुखी थी, इसलिए वो उसे हाँ कह देती है। थोड़ी देर के बाद हानफे के डैड काम की वजह से कहीं चले जाते हैं। हानफे रेस्टोरेंट में अकेली थी एंड वो अभी रेडियो सुन रही थी। एंकर कहती है कि अभी जो गाना मैं बजाने जा रही हूँ वो आपको 10 साल पीछे लेकर जाएगा। ये सुनकर हानफे कहती है कि सच में ऐसा हो सकता तो मैं 10 साल पीछे जाना चाहती हूँ। उसके बाद रेडियो में वो गाना बजना शुरू हो जाता है। हानफे देखती है कि रेस्टोरेंट के बाहर से सिन्हाव गुजर कर जा रहा है तो वो उसका पीछा करने लगती है। एक दरवाजे के पीछे से तेज रोशनी आ रही थी। सिन्हाव उस दरवाजे के अंदर चला जाता है तो हानफे भी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो दरवाजा हानफे को 10 साल पीछे लेकर जाता है। आज उसकी कॉलेज का पहला दिन था। ओपनिंग सेरेमनी में सिन्हाव स्पीच देने के लिए जाता है तो हानफे उसे देखकर सीधा उसे गले लगा लेती है, वो भी सबके सामने। कुछ स्टूडेंट शॉकिंग साउंड देते हैं तो कुछ तालियां बजाने लगते हैं। कुछ तो उन दोनों की ऐसी फोटो बनाकर इंटरनेट पर ही डाल देते हैं। हानफे ने सिन्हाव को गले लगाया था, लेकिन सिन्हाव उसे गले नहीं लगा रहा था, मानो जैसे वो उसे जानता ही ना हो। टीचर आकर हानफे को सिन्हाव से दूर करते हैं एंड साइड में ले जाकर उसे डांटते हैं कि माना कि तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी के दिन तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। अब हानफे का ध्यान जाता है अपनी आसपास की चीजों पर। वो देखती है कि कॉलेज की बिल्डिंग भी 10 साल पुरानी है। उसके टीचर जो फोन यूज कर रहे हैं वो भी 10 साल पुराना ही मॉडल है और उसने जो कपड़े पहने हैं, उसके जो बाल है, उसका हेयर स्टाइल सब कुछ 10 साल पुराना ही है। वो तुरंत समझ जाती है कि उसने टाइम ट्रेवल किया है। दूसरी तरफ सिन्हाव जब अपने डॉम में वापस जाता है तो पानी नाम का लड़का उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि ब्रो तुमने तो आते ही सीधी धाड़ मार ली। सिन्हाव के डॉम में लिन भी था। वो उसे पूछता है कि ऐसा भी क्या हो गया तो पानी उसे कहता है कि तुम ओपनिंग सेरेमनी में नहीं आए ना, तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया। वो उसे कुछ फोटोज दिखाता है जो कि उसने ही खींची थी एंड उसने ही वायरल की थी। लिन कहता है कि सिन्हाव तुम्हारा तो हो गया, अब तुम हमारी भी सेटिंग करवा दो। लेकिन सिन्हाव इस बात से साफ इनकार कर देता है एंड वो पानी को भी मारकर वहाँ से भगा देता है। अगले दिन हानफे सिन्हाव से मिलने के लिए मेल डोमेट्री की तरफ आती है। सिन्हाव जब उसे देखता है तो वो छुप जाता है, लेकिन तभी ही वहाँ पर पानी आ जाता है।
वो कहता है कि अरे तुम तो वहीं जिन्हाव की गर्लफ्रेंड हो ना, जरूर तुम यहाँ पर जिन्हाव से मिलने के लिए आई होगी, रुको अभी मैं जिन्हाव को बुलाकर लाया। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है तो वो जिन्हाव को देखकर उसका नाम जोर से चिल्लाता है। जिन्हाव उसे बस इशारा करता रहता है कि चुप रहो, लेकिन हानफे ने भी उनकी आवाज को सुन लिया था, तो अब जिन्हाव को ना चाहते हुए भी हानफे के सामने आना पड़ता है। वो कहता है कि तुम्हें कोई काम था तो बस एक कॉल कर देती, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम दोनों इसी तरह से मिलते रहे तो किसी को हमारे रिश्ते के बारे में गलतफहमी हो जाएगी। हानफे कहती है कि मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन किसी ने रिसीव ही नहीं किया। जिन्हाव कहता है कि मैंने नंबर बदल दिया है तो तुम उस नंबर पर मुझे कॉल मत करना। वो कहती है कि लेकिन मैंने तुम्हें पैसे भेजे हैं। ये सुनकर जिन्हाव कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। अब पैसे एक्सचेंज करने के चक्कर में हानफे को जिन्हाव का करंट नंबर भी मिल जाता है। फिर हानफे सोचती है कि अभी मैं पैरल वर्ल्ड में हूँ और जिन्हाव को मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इस दुनिया में हम दोनों अपनी एक अलग फिर से शुरुआत करेंगे। आगे इनके क्लास की एक मीटिंग थी। इस मीटिंग में टीचर सभी स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि उन लोगों ने मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन क्यों किया। सबसे पहले एक लड़की जिसका नाम है यांग, वो खड़ी होकर कहती है कि लोग डॉक्टर्स को वाइट एंजल मानते हैं क्योंकि वो लोग उसे दूसरी जिंदगी देते हैं। मुझे भी एक वाइट एंजल बनना था, इसलिए मैंने मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन किया। दूसरे नंबर पर चीताव खड़ी होती है, हानफे की बेस्ट फ्रेंड। वो कहती है कि मुझे कॉमिक बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ब्लैक जैक नाम की कॉमिक को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक डॉक्टर बनना है और मैं यहाँ पर आ गई। तीसरा खड़ा होता है पानी। वो कहता है कि मेरी फैमिली में सभी लोग डॉक्टर हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी मेडिकल की पढ़ाई करूँगा। चौथी हानफे खड़ी होती है। वो कहती है कि मैंने मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन इसीलिए किया क्योंकि मुझे किसी को बचाना था एंड वो इंसान मेरा बहुत ही ज़्यादा करीबी था। उसने मेरा साथ मुश्किल हालातों में भी नहीं छोड़ा, लेकिन एक दिन उसका कार एक्सीडेंट हो गया। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसकी केयर करूं। टीचर जिन्हाव से पूछते हैं कि तुमने मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन क्यों किया, तो जिन्हाव कहता है कि मेरा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, मैं तो बस पेशेंट का इलाज करके उनकी मदद करना चाहता हूँ। छठा लेन खड़ा होता है। वो कहता है कि हाई स्कूल में मुझे एक लड़की पर क्रश था। उसने मुझसे कहा कि चलो आर्ट स्कूल में साथ में जाते हैं, लेकिन मैंने गलती से मेडिकल कॉलेज समझ लिया, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। लेन कहता है कि मुझे मेजर चेंज करना था, लेकिन इसके लिए मुझे 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर तो सभी लोग और भी ज्यादा हंसने लगते हैं। टीचर सभी को शांत कराते हैं एंड कहते हैं कि तुम आपस में ही अपने क्लास मॉनिटर को चूज कर लो, एक लड़का और एक लड़की। लेन तुरंत बोल पड़ता है कि मेरे हिसाब से जिन्हाव अच्छा कैंडिडेट है। सभी लोग इसके लिए हाँ कहते हैं, तो टीचर जिन्हाव को क्लास मॉनिटर बना देते हैं। जिन्हाव को मॉनिटर बनता देख हानफे को भी उसके साथ मॉनिटर बनना था ताकि वो हमेशा ही जिन्हाव के साथ रह सके, लेकिन तभी ही यांग नाम की लड़की अपना हाथ खड़ा करती है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि हानफे से ज्यादा तो यांग बेटर है, इसलिए टीचर यांग को ही जिन्हाव के साथ मॉनिटर बना देते हैं। क्लास खत्म हो जाने के बाद चीताव को यांग पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि सबको पता है कि जिन्हाव और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी उस पागल लड़की ने अपना हाथ मॉनिटर बनने के लिए खड़ा किया। मैं पक्का यकीन से कह सकती हूँ कि ये लड़की वही है जो कहानी में हीरो के पीछे पड़ी रहती है एंड हीरो और हीरोइन के बीच में झगड़ा करवाती रहती है। हानफे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, यांग ऐसी लड़की नहीं है, ये तो बस एक कोइंसिडेंस था। लेन अपने डॉम में बैठा बैठा गेम्स खेल रहा था, तभी ही वहाँ पर वैन लड़का बनकर आती है एंड उसे कहती है कि तुम्हें ये इंग्लिश बुक खरीदनी चाहिए, ये तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। लेन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो उसे मना कर देता है कि उसे ऐसी कोई बुक नहीं खरीदनी है, लेकिन वैन वो तो उसके पीछे ही पड़ जाती है। वो इस बुक की काफ़ी तारीफ करती है कि ये एग्जाम में काम आएगी, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगी, ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती है एक्सेट्रा। अब लेन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो जैसे ही उसे धक्का देता है तो वैन के बाल खुल जाते हैं एंड लेन को पता लग जाता है कि ये एक लड़की है। वैन भी बेचारी अपना पोपट कराकर वापस आती है। वो लेन को गालियाँ दे रही थी कि वो बेवकूफ़ लड़का मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हानफे कहती है कि तुम ना लेन से दूर रहना, कहीं तुम उसे पसंद ना करने लगो। तो वैन कहती है कि क्या बात कर रही हो, मुझे उस लेन जैसा गधा और बेवकूफ़ लड़का कभी भी पसंद नहीं आएगा। अगले दिन इनकी आउटडोर क्लास
थी। यहाँ जिन्हाओ के साथ यांग भी थी। यांग जानबूझकर जिन्हाओ के साथ चिपक रही थी एंड जहाँ जहाँ वो जा रहा था वो भी उसके पीछे आ रही थी। चीता ये देखकर कहती है कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये वही चुड़ैल है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। जिन्हाओ किसी पेड़ के नीचे सो रहा था तो उसके पास हानफे आती है। वो देखती है कि जिन्हाओ के माथे पर कोई कीड़ा है तो वो उसे हटाने के लिए जैसे ही जाती है तो जिन्हाओ उठ जाता है। वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि तुम्हारे माथे पर एक कीड़ा है। वो कहता है कि फिर जल्दी से उसे हटाओ। हानफे जैसे ही उस कीड़े को हटाने के लिए जाती है तो वो उसके माथे पर एक सर्जरी का निशान देख लेती है। जिन्हाओ कहता है कि कहाँ है कीड़ा, तुम उसे निकाल क्यों नहीं रही हो? क्या ऐसा करके तुम मेरे माथे को टच करना चाहती हो? वो कहती है कि तुम्हारे माथे पर जो ये निशान है वो कार एक्सीडेंट का है ना? तो वो कहता है कि कहाँ का कार एक्सीडेंट, मैं तो बस स्टैंड से नीचे गिर गया था और इसी में ही मेरा मेमोरी लॉस्ट हो गया। हानफे सोचती है कि ऐसा सपना तो मुझे भी बार बार आ रहा था, तो क्या ये इसी वजह से तो नहीं था ना? आगे वो लोग वापस जा रहे थे। हानफे देखती है कि जिन्हाओ का सिर विंडो से टकराने वाला है तो वो उसके सर के बीच में अपना हाथ रख देती है। जिन्हाओ जैसे ही उठता है तो हानफे अपना हाथ ले लेती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ने चाहता है तो हानफे सोने का नाटक करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो सभी लोग स्कूल में वापस आ जाते हैं। हानफे देखती है कि जिन्हाओ यांग के साथ कहीं बाहर गया है। उसे जिन्हाओ की चिंता होने लगती है कि कहीं फिर से उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए वो उन दोनों का दूर से ही पीछा करती है। जिन्हाओ और यांग किसी मेडिकल स्टोर में गए थे तो हानफे भी वहीं पर ही पहुंच जाती है। वहां पर कोई साइको लड़का हानफे से बदतमीजी कर रहा था तो जिन्हाओ आकर उसकी मदद करता है। फिर वो उसे साइड में लेकर आता है एंड उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या पागल हो, तुम मुझे अभी अभी स्टॉक कर रही थी। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें स्टॉक नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी। जिन्हाओ कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे अभी अभी कैसा फील हो रहा है? तो वो कहती है कि सॉरी। वो उसे ज़बरदस्ती का गले लगाने लगता है तो हानफे कहती है कि छोड़ो मुझे। जिन्हाओ उसे छोड़कर कहता है कि अभी अभी तुम्हें जैसा लग रहा था बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है। वो फिर से उसे माफ़ी मांगती है तो जिन्हाओ कहता है कि जब मेरा मेमोरी लॉस्ट हुआ तो सभी लोग मुझसे यही कह रहे थे कि मैं तुम्हारे काफ़ी क्लोज था, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन मेरे लिए वो सभी लोग स्ट्रेंजर थे। अब तुम ही बताओ कि मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ ऐसे ही कैसे क्लोज हो जाऊँ? हानफे को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहती है कि मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं था, मैं तो बस चाहती थी कि तुम सेफ रहो, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। मुझे आज तक उस बात का रिग्रेट होता आ रहा है, लेकिन अब से तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी एक अच्छी स्ट्रेंजर बनकर रहूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सेफ और हेल्थी रहोगे। जिन्हाओ उसे ये वादा कर लेता है। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 1 होता है यहीं पर ही खत्म। ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इन वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दो और मेरी चैनल ड्रामा 1 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।